हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अरस्तु। और अरस्तु के सिद्धांतों में हमने नागरिकता का सिद्धांत पढ़ लिया था। हमें ज्ञात है कि अरस्तु 384 ईस्वी में मैसिडोनिया में उसका जन्म हुआ था और वो प्लेटो का एक बहुत ही बेहतर शिष्य था। लेकिन फिर भी उसके विचारों में प्लेटो के विचारों से विभिन्नता देखी गई है और वो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक तो प्लेटो था, लेकिन ये प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ था, ये हम लोग जानते हैं। तो उसकी सोच का जो दायरा था वो बहुत ही अधिक विस्तृत था और उसके इस विस्तार की वजह से ही अरस्तु जो है वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक राजवेता कहलाता है। प्लेटो ने जहाँ सिद्धांतों में काल्पनिकता को बहुत महत्व दिया था या दार्शनिकता को महत्व दिया था, जिसकी वजह से वो व्यावहारिकता से बहुत दूर हो गया था। लेकिन अरस्तु के जब सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं तो उसने ये बहुत ही बेहतर सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो उसके आदर्श राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वह यही है कि अरस्तु का आदर्श राज्य। आदर्श का अर्थ क्या होता है? आदर्श का अर्थ ये होता है कि इतनी ऊंचाइयों तक किसी उसको विचार को ले जाया जाए कि उसके बाद और कुछ संभव नहीं हो, उसे हम आदर्श मानते हैं। जैसे सामान्य सा उदाहरण है कि राजा राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श थे कि इतनी मर्यादाओं में रहकर उन्होंने जो भगवान राम का जो दर्जा हासिल किया वो उनका एक आदर्श था जिसको हम जानते हैं। तो इसीलिए उसने उस राज्य का भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। उस जमाने में सोचिए, सोच को देखिए, 384 ईस्वी पूर्व का जब उसका जन्म है तो उस समय के आसपास के समय में ज्ञान इतना विस्तृत नहीं था, लेकिन इसने उस आदर्श राज्य की कल्पना जो उस जमाने में कर ली थी, वर्तमान में भी वही राज्य आज उसी प्रकार के कार्य कर रहा है। हम सभी को ज्ञात है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का विशेष महत्व होता है और उस विशेष महत्व के कारण उसकी विशेषताएं भी कुछ विशेष ही होती हैं। तो जैसा अरस्तु ने अपनी कोटेशन के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। किसके जीवन के लिए? कि नागरिकों के जीवन के लिए राज्य अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है और जीवन में सदा ही सदाचार बना रहे जीवन में, और इसीलिए राज्य का अस्तित्व भी बना हुआ है, ऐसा अरस्तु ने कहा है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक, जो उसकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है और वो आदर्श राज्य किस रूप में कार्य करता है इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं और उस आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषता है इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अरस्तु ने ये बताया था अपनी कोटेशन के माध्यम से कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अरस्तु ने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने जिस आदर्श राज्य का वर्णन किया उसे अपनी ओर से कोई नाम नहीं दिया था। बारकर व सेबाइन ने अरस्तु के इस आदर्श राज्य को सर्वोत्तम संभव राज्य की संज्ञा दी थी और धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होकर आदर्श राज्य हो गया। कि अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में कहीं भी इसका कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन बारकर और सेबाइन जो उस समय इसके समर्थक थे उन्होंने इसका नाम आदर्श राज्य बताया था, सर्वाधिक संभव राज्य बताया था और इसका बाद में नाम आदर्श राज्य हो गया। तो विशेषता नंबर 1 की तरफ हम जब जाते हैं तो वो है आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। हमारा जो विषय है राजनीति, राज का मतलब शासन से है, नीति का मतलब नैतिक नियमों से है। तो आज भी राजनीति को
वो नैतिकता राजनीति के साथ जुड़ी हुई है। जैसे राजनीति को कभी धर्म के साथ जोड़ा जाता है, कभी राजनीति को दंड के साथ जोड़ा जाता था, कभी राजनीति को अर्थ के साथ जोड़ा जाता था। इन सब साथ के साथ साथ राजनीति में नैतिकता सदैव से जुड़ी हुई है। और आदर्श राज्य का लक्ष्य भी क्या है कि व्यक्ति का सदैव ही नैतिक विकास हो, ऐसा अरस्तु चाहता था। तो उसके आदर्श राज्य की प्रथम विशेषता यही है कि आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास है। आदर्श विकास करना या कल्याण करना होता है, क्योंकि राज्य एक सर्वोत्तम समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य भी सर्वोच्च हित साधन होना चाहिए, जिससे नागरिकों के नैतिक जीवन में निरंतर सुधार होता रहे और वो जीवन के किसी भी आयु में, जीवन की किसी भी परिस्थितियों में वो अपनी नैतिकता का त्याग न करे। और इसीलिए यदि राज्य, जैसा प्लेटो ने बताया था कि राज्य व्यक्ति का ही क्या है, विस्तृत रूप है, तो अरस्तु ने भी यही कहा कि राज्य यदि नैतिकता धारण किए हुए रहेगा तो उसमें रहने वाले नागरिकों में सदैव ही नैतिकता विचरण करेगी और उसका निरंतर विकास होता जाएगा। तो इसीलिए आदर्श राज्य का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए, व्यक्ति का नैतिक विकास करना होना चाहिए। दूसरी विशेषता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। हमें संस्कृत में भी और कई सारे इंग्लिश हिंदी सब में श्लोक बने हुए हैं कि अति सदा वर्ज्यते, और ऐसा ही एक सिद्धांत बना हुआ है कि मध्यम मार्ग सर्वथा सुखी, कि जो मध्यम मार्ग को अपनाता है वो सर्वथा सुखी रहता है। इसका अर्थ क्या है कि हमें अति की ओर नहीं जाना, हमें निम्नता की ओर नहीं जाना, तो हमें क्या करना है, सदा ही मध्यम मार्ग को चुनना है, जो कभी अति न हो और ना ही कभी निम्नता या हीनता का भान हमें करवाए। तो इस तरीके से उसी मध्यम मार्ग को आदर्श राज्य में विशेषता के रूप में अरस्तु ने बताया कि सर्वाधिक संवैधानिक तंत्र या शासन तंत्र को अपनाते हुए अरस्तु ने कहा कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्य व श्रेष्ठ जीवन है, और मध्यम मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। नगर राज्य में 3 वर्ग होते हैं, अत्यंत संपन्न, अत्यंत निर्धन व मध्यम वित्त वर्ग। अतः संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र के तीसरे वर्ग द्वारा ही शासन किया जाएगा। मध्यम वर्गीय राज्य संवैधानिक तंत्र का मूल तत्व संतुलन को बनाए रखेगा और शासन का स्थायित्व और व्यवस्था भी मध्यम वर्ग की सर्वाधिक सुदृढ़ स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा अरस्तु ने समझाने का प्रयास किया कि राज्य में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, वर्तमान में भी जैसे 3 प्रकार के वर्ग हैं, धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो अरस्तु का ये मानना था कि अत्यंत संपन्न वर्ग है, अत्यंत निर्धन वर्ग है और मध्यम वर्ग है मौजूद है, और ये मध्यम वर्ग ही शासक वर्ग बना रहेगा। तो यदि वह मध्यम वर्ग में ही शासक वर्ग बनेगा तो वो सदा एक स्थिरता लेकर आएगा, संतुलन लेके आएगा, कभी भी राज्य ना अति की तरफ जाएगा और ना हीनता के भाव या गर्त में जाएगा, नीचे निम्न स्तर पर नहीं जाएगा। तो ये मध्यम वर्ग ही एक संवैधानिक तंत्र चलाने की शक्ति रखता है, और इसलिए उसने प्रत्येक सिद्धांत में मध्यम वर्ग को ही उचित माना है कि वही शासन व्यवस्थाओं को उचित रूप दे पाएगा। अगली विशेषता है विधि की सर्वोच्चता। हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जितने विश्व के प्रमुख सिद्धांत पढ़े हैं उन सभी सिद्धांतों में विधि की सर्वोच्चता सब में है। विधि की सर्वोच्चता का अर्थ आप लोग अच्छे से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं इस शब्द से
कि कानून ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। कि कानून को यदि हम सबसे ऊपर रखकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा। उसमें न्याय शामिल हो जाता है, उसमें धर्म शामिल हो जाता है, उसमें नीति शामिल हो जाती है और उसमें उपयुक्त परिस्थितियां शामिल हो जाती है। तो विधि का जो शासन है वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। अतः आदर्श राज्य में इस प्रकार की विशेषता होनी ही चाहिए। अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में विधि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है और कहा है कि ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभुत्व शक्तिशाली होने चाहिए। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का शासन केवल उन्हीं के विषय में सर्वोच्च होगा जिनमें कानून की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की जाएगी। कि यदि कानून किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष या किसी भी संस्था विशेष के द्वारा बनाए जाएंगे तो वो नियम क्या करेंगे, हमेशा से ही कुछ लोगों को लाभ दिलवाएंगे। लेकिन यदि विधि ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च प्रभुसत्ताधारी कानून है, तो फिर कहीं भी किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होगा, कहीं भी स्थितियों में डगमगाहट नजर नहीं आएगी। अतः कानून को सर्वोच्चता देना आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। अगली विशेषता है जनसंख्या। देखिए, अभी भी भारत, चीन और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र जहाँ पर जनसंख्या आधिक्य है वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है और इन समस्याओं की वजह से वो अपनी अन्य समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि ये जो मुख्य समस्या है उसी का निपटारा करने में अधिकांश समय उनका लग जाता है। तो अरस्तु का मानना था कि एक आदर्श राज्य में निश्चित जनसंख्या ही निवास करनी चाहिए ताकि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक कार्य कर रही हैं उन सबको कार्य करने में आसानी रहे और जो जनसंख्या है उसे भी पूरा पूरा लाभ मिले। तो अरस्तु का मानना था कि आदर्श राज्य में एक ऐसी निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए जो राज्य को आत्मनिर्भरता प्रदान करे, परंतु इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि शासन प्रबंध या आज्ञा का उचित रूप से पालन न हो सके। अतः राज्य को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जनसंख्या न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो। कि जनसंख्या इतनी निश्चित होनी चाहिए कि वो आत्मनिर्भर राज्य अवश्य बने। क्योंकि यदि हमें ज्ञात है कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतना पॉपुलर नहीं था। आज तो हर जगह ट्रांसपोर्टेशन इतनी द्रुत गति से चलने वाले वाहन या बहुत सारी चीज़ें आज है कि उसके माध्यम से प्रत्येक कार्य आसानी से संभव हो सकता है, लेकिन उस जमाने में ये संभव नहीं था। इसलिए अरस्तु का आदर्श राज्य में जनसंख्या नियंत्रण की बात उसने कही और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उसने कही कि कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ताकि जितने भी शासकीय तंत्र हैं वो भी आसानी से कार्य कर सकेंगे और शासन का जो प्रभाव है समस्त राज्य में बराबर का पड़ेगा, कहीं भी अति नहीं होगी, वो उसे संभालने में सक्षम होगा। अतः जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए, न तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। यदि कम और ज़्यादा का संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कम हो गई तो आत्मनिर्भरता में कमी आएगी और ज़्यादा हो गई तो फिर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं जिसमें बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। तो उसने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस्तु के आदर्श राज्य की अगली विशेषता है राज्य का विस्तार। जहां उसका ध्यान जनसंख्या की तरफ था कि जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर राज्य के क्षेत्रफल की भी वो बात करता है कि राज्य का क्षेत्रफल इतना अधिक ना हो कि
जो शासन की संस्थाएं हैं या शासन संचालन का जो कार्य है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, समय पर नहीं पहुँच पाए, दूरियां ज़्यादा होंगी तो समय पर लाभ नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो बेकार है उस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा किया गया कार्य। तो राज्य का विस्तार भी कितना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु का राज्य प्रदेश बहुत अधिक विशाल न हो जिससे राजकीय कार्यों में के संपादन में विघ्न न पड़े। राज्य इतना अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए कि जीवन विलासी हो जाए। ये बहुत अधिक विस्तृत राज्य होगा तो जीवन कैसा हो जाएगा, विलासी हो जाएगा। राज्य का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें शत्रुओं का प्रवेश कठिन हो, जिसकी रक्षा आसानी से हो सके। राज्य ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां जल व स्थल दोनों मार्गों में आसानी से पहुंचा जा सके, क्योंकि ऐसा होने से ही राज्य व्यापारिक केंद्र में अपनी पहचान बना सकेगा। तो बहुत ही मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आदर्श राज्य के विस्तार में उसने बातें जोड़ी कि जल और स्थल मार्ग के करीब होना चाहिए, कि यदि राज्य जल और स्थल मार्ग के करीब होगा तो क्या होगा, वह व्यापार का केंद्र बनेगा। और व्यापारिक केंद्र बनने का अर्थ हुआ कि धन संपदा की उन्नति होगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और मुख्य इसने बात ये कही कि शत्रुओं का आगमन आसानी से ना हो पाए, तो राज्य का जो क्षेत्रफल है या राज्य का जो विस्तार सीमा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि शत्रुओं का आगमन आसानी से ना हो पाए, और यदि किसी परिस्थितियों में शत्रुओं का आगमन हो गया तो उसे खदेड़ने के लिए पर्याप्त उसके पास संसाधन होने चाहिए, क्षेत्रफल इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए कि वो उस कार्य को सुनियोजित ढंग से कर पाए। अगला है राज्य की स्थिति। अरस्तु की ज्ञान की जो प्रतिभा है या ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो बहुत ही बेहतर थी, और इसीलिए उसने वर्तमान राज्य में जो सब मौजूद है उन सभी चीज़ों का वर्णन उस समय में ही कर दिया था। तो जहाँ जनसंख्या, राज्य, विधि, ये उसने इम्पोर्टेंट पॉइंट डाले, वहीं राज्य की स्थिति पर भी उसका पूरा ध्यान था कि राज्य की स्थिति किस रूप में व्यवस्थित होनी चाहिए। अरस्तु ने बताया कि नगर राज्य में बस्ती का स्थान चुनने से पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा और सैनिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नगर को बसाते समय नगर के सौंदर्यीकरण का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, और राज्य का प्रवेश 2 भागों में बटा होना चाहिए। नंबर 1 विशेष बस्ती या नहर द्वारा, और दूसरा चारों ओर का प्रदेश। बस्ती में पूजा गृह, बाग, व्यायामशालाएं, बाजार, बंदरगाह व सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। तो अरस्तु का जो मानना है वो उसने क्या कहा कि जितने भी जो कार्य हैं, चाहे सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात हो, राजनीतिक सुविधाओं की बात हो या सैनिक आवश्यकताओं की बात हो, सदा से ही राज्य की स्थिति इन सब बातों का ध्यान रखते समय, उसको बसाते समय इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही जब भी कभी कोई ऐसा कार्य हो जो सार्वजनिक महत्व का हो तो उसके लिए भी राज्य की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। और सौंदर्यीकरण का भी विशेष ध्यान रहना चाहिए कि राज्य में जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, उसकी बसावट जो होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए। और इसके 2 रास्ते होने चाहिए प्रवेश के, एक रास्ता सीधे नगरीय क्षेत्र का हो और दूसरा बस्तियों के लिए हो, जहाँ पर आम जनता आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। और उस बस्ती में पूजा गृह, व्यायामशालाएं और स्कूल्स जो है उस समय जो मौजूद थी, या व्यायामशालाएं, बाजार, बंदरगाह आदि जो मुख्य आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो सब
उस जगह मौजूद होनी चाहिए। इससे राज्य की स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगली विशेषता है नागरिकों का चरित्र, कि जहाँ राज्य की इतनी सारी विशेषताओं पर अरस्तु अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य यानी व्यक्ति का नैतिक विकास से कहीं भटकता नहीं है। वो व्यक्ति के पूरे सर्वांगीण विकास और नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनके चरित्र पर विशिष्ट रूप से ध्यान देता है कि राज्य के नागरिकों का चरित्र सर्वश्रेष्ठ हो और उच्च कैटेगरी का हो। तो इस चीज को उसने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि आदर्श राज्य के नागरिक भी आदर्श ही होने चाहिए। अरस्तु का मानना है कि चरित्र व योग्यता में नागरिक यूनानियों के समान हो, उत्साह व साहस में उत्तरी जातियों के समान तथा बुद्धिमता एशियाई जातियों के समान हो, क्योंकि बुद्धिमता, साहस व उत्साह के मेल से ही नागरिक राजनीतिक विकास को गति दे सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि कैसी हो योग्यता, चरित्र और योग्यता कैसी हो, यूनानियों के समान हो, उत्साह और साहस उत्तरी जातियों के समान हो, और बुद्धिमता एशियाई जातियों के समान हो। क्योंकि बुद्धिमता, साहस और उत्साह इन तीनों का समावेश यदि किसी नागरिक में हो जाता है तो उस नागरिक का चरित्र उच्च चरित्र की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की इन समस्त विशेषताओं को बहुत ही सोच समझकर उसने अपने इस आदर्श राज्य की विशेषताओं को अपनाया है। और ये विशेषताओं का क्रम थोड़ा आगे और चलेगा। आज तक बस इतना ही।